हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर नितिन कुमार पठड़िया. Today in this NET set examination preparation, we shall try to understand uh, one of the most important poet and critics of the 20th century, T.S. Eliot. And in that also we shall try to focus on the Westland in detail. तो चलो हम उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं. अगर हम क्विक फैक्ट की बात करें तो थॉमस स्टर्न्स इलियट is the full name of T.S. Eliot. Eliot was born on 26 September 1988 in USA, and he died on 4th January 1965, London, England. So basically, by birth he had American nationality, but after that, from 1927, he got the nationality of British. By profession, he was a poet, critic, playwright, essayist, editor also. इलियट जो है उसको 1948 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था. एंड उसके कई सारे जाने माने वर्क्स है, जैसे कि द वेस्टलैंड, फोर क्वार्टेट्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म. उसने ड्रामा भी लिखा है. सो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ द 20th सेंचुरी. अगर हम उसकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में जानें तो ही वॉज बोर्न इन टू अ prominent family. Then he moved to England in 1914. He studied at Harvard University from 1906 to 1909. He studied philosophy at the Sorbonne University in Paris and completed his studies at Oxford. He was influenced by Sanskrit, Eastern philosophy, French symbolism, and metaphysical poets. If we see the historical and literary context, Eliot most probably written in the aftermath of World War I. So his writing reflects cultural collapse, spiritual barrenness, and moral disintegration. He was also part of modernist movement. जो लोग जो विक्टोरियन आइडियल्स थे उससे थोड़ा दूर चले गए, अ ब्रेक फ्रॉम विक्टोरियन आइडियल्स. Eliot was influenced by Freud, Nietzsche, Dante, Wagner, and Eastern text also. The Westland was published in 1922 and it was dedicated to Ezra Pound. He was his guru. If we see T.S. Eliot as a critic, हम देख सकते हैं कि वो 20th सेंचुरी का एक मेजर लिटरेरी क्रिटिक था. उसने की एसेज लिखे जैसे कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इन 1919, जो इन पर्सनालिटी थियोरी है, हिस्टोरिकल साइंस है, उसकी बात उसने उसमें की है. फिर दूसरा उसने लिखा हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, जिसमें उसने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का जो कंसेप्ट है वो उसने दिखाने का प्रयास किया है. और उसने कहा था कि ये एक आर्टिस्टिक फेलियर है. उसने उसके बाद उसने द मेटाफिजिकल पोएट्स जो है उसको भी रिवाइव किया था. उसने कहा था कि वो लोग जो है उन लोगों की जो लिखने की जो स्टाइल थी वो डिफरेंट थी. उसके बाद उसने द यूज़ ऑफ पोएट्री एंड यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म भी 1933 में लिखा था. तो एज ए क्रिटिक उसने बहुत सारा वर्क किया था.
अगर की आइडियाज़ हम देखें उसके क्रिटिसिज्म में, तो एक तो उसने ट्रेडिशन के बारे में बताया है। जब वो कहता है कि द पोएट मस्ट बी अवेयर ऑफ द पास्ट एंड इट्स इन्फ्लुएंसेस। तो हमें हमारा पास्ट जो है और उसका जो इन्फ्लुएंस है उसके बारे में कोई भी पोएट है उसको अवेयर रहना चाहिए। और अवेयर रहने के बाद उसने दूसरा कंसेप्ट दिया इम्पर्सनैलिटी का, कि पोएट्री इज़ नॉट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी बट इस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी। सो इसमें हमें हमारी पर्सनालिटी को नहीं दिखाना है, लेकिन हमें हमारी पर्सनालिटी से दूर चले जाने की बात उसने अपनी इम्पर्सनैलिटी की जो थियरी है उसमें बताया है। और जो तीसरा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव का। इसका मीनिंग है अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ सिचुएशन और चेन ऑफ इवेंट्स दैट इवोक्स अ पर्टिकुलर इमोशन। सो वो कहता है कि जो पर्टिकुलर टाइप्स के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे अंदर पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ इमोशन जो है वो जगाते हैं। तो वही उसकी थियरी थी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की। अब हम अगर द वेस्टलैंड की बात करें तो द वेस्टलैंड जो है वो 1922 में जो पब्लिश हुआ था, जो एक कैनोनिकल टेक्स्ट है वो 20th सेंचुरी की, वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। हमें ये खास याद रखना है ये सेक्शन उसके क्रम में, क्योंकि मेनी टाइम्स इन एग्ज़ाम्स chronologically these 5 sections are asked. So the first section was the burial of the dead, second is a game of chess, third is the fire sermon, the fourth is death by water, and the fifth is what the thunder said. चलो देखते हैं उसके अंदर क्या है। तो जो पहला जो सेक्शन है द बरियल ऑफ द डेड, उसकी ओपनिंग लाइन है, यानी कि जो पोएम की ओपनिंग लाइन है वो है अप्रैल इज़ द क्रूअलेस्ट मंथ। वहाँ से ये पोएम की शुरुआत होती है। जो थीम्स हम देखें उस सेक्शन की, तो खास करके डेथ, रीबर्थ, मेमोरी, स्पिरिचुअल बैरननेस, उसकी बात इस सेक्शन में की गई है। और हमें जो इमेजेस है वो मॉडर्न वेस्टलैंड की, जो स्पिरिचुअली भी एक वेस्टलैंड बन गया है, तो उसकी और एक अनरियल सिटी जो है उसकी इमेजेस हमें इसमें देखने को मिलती है। और हमें डांटेस का जो इन्फर्नो था उसके भी एल्यूजन्स इस सेक्शन में हमें देखने को मिलते हैं। तो द फर्स्ट सेक्शन इज द बरियल ऑफ द डेड। द सेकंड सेक्शन अ गेम ऑफ चेस, इट फोकसेस ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड इमोशनल एम्प्टीनेस। यहाँ रिलेशनशिप की बात की जाती है और जो हमारे संबंधों में जो एम्प्टीनेस है उसकी बात इसमें बताई गई है। हमें यहाँ कंट्रास्ट भी दिखाई देता है, अपर क्लास वुमेंस जो एग्जाइटी है एंड लोअर क्लास जो क्रूड कन्वर्जेशन है उसका कंट्रास्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है। थीम्स की अगर बात करें तो सेक्सुअल एंग्जाइटी एंड ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन इज आर द थीम्स ऑफ दिस सेक्शन अ गेम ऑफ चेस। द थर्ड सेक्शन इज फायर सरमन। इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेक्शन, वी आर टू रिमेंबर दिस। ये सबसे लंबा सेक्शन है। इट इज़ बेस्ड ऑन बुद्धाज सरमन एंड सेंट ऑगस्टाइन्स कन्फेशन। देर आर मेनी थीम्स लाइक लस्ट, moral decay, mechanized sexuality, which are focused on this section. And here we can get the introduction of Tiresias, who was a seer of both sexes and central consciousness. तो ये थर्ड सेक्शन द फायर सरमन था। द फोर्थ इज डेथ बाय वाटर। यहाँ जो है वो स्टोरी ऑफ फ्लेबस एंड द फोनिशियन इज डिस्कस्ड। यहाँ जो वाटर है वो डेथ, डिस्ट्रक्शन एंड प्योरिफिकेशन, ये तीनों चीज़ों को सिंबलाइज कर रहा है। और थीम की हम बात करें तो यहाँ मोरालिटी, इम्परमानेंस एंड स्पिरिचुअल वार्निंग जो है
वो थीम की चर्चा की गई है। और जो लास्ट सेक्शन है व्हाट द थंडर सेड, यहाँ जो है वो एपोकैलिप्टिक विजन एंड स्पिरिचुअल क्वेस्ट की बात है। यहाँ थंडर इज इक्वल टू डिवाइन वॉइस। यहाँ हमें संस्कृत वर्ड्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे दत्त, दयध्वम, दम्यत। और ये जो है सेक्शन और ये पूरी पोएम एंड होती है इन शब्दों से, शांति ही शांति ही शांति ही, यानी कि पीस से ये जो पूरी पोएम है वो आखिरी सेक्शन में एंड होती है। अगर हम उसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स की बात करें तो एक तो फ्रेगमेंटेशन है, हमें ब्रोकन स्ट्रक्चर्स मिरर्स ब्रोकन मॉडर्न सिविलाइजेशन। यहाँ जो ब्रोकन स्ट्रक्चर में लिखा है वो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन जो ब्रोकन है वो दिखाता है। दूसरा है वो मिथिक मेथड है, मिथ्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स यूज टू गिव ऑर्डर टू द मॉडर्न कैओस। अलग अलग कल्चर से हमें मिथ के रेफरेंसेस मिलते हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस, देखो यहाँ इंग्लिश है, संस्कृत है, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, लैटिन, ये सारे एल्यूजन्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। और दूसरा बाइबल से, शेक्सपियर से, दांते से, बुद्धिज़्म से, हिंदू टेक्स्ट से, वैगनर से और कई सारे एल्यूजन्स हमें देखने को मिलते हैं। कई सारे सिम्बल्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि वेस्टलैंड है, वाटर है, रॉक्स, थंडर, टाइरेशियस। दिस आर रिच सिम्बल्स विच हैव डीपर मीनिंग्स। इमेजरी भी बहुत सारी इस्तेमाल की गई, जैसे कि जो हमें डिस्टर्ब करती हो। और आयरनी का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें डीप सेंस ऑफ स्पिरिचुअल आयरनी और डिस्पेयर हम देख सकते हैं। उसके बाद हम उसके कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो जो कैरेक्टर्स है वो भी सिम्बोलिक है। जैसे कि टाइरेशियस है तो वो एक ब्लाइंड प्रोफेट है। ही सीज बोथ मेल एंड फीमेल वर्ल्ड एंड यूनिफाइज एक्सपीरियंसेस। सेकेंड कैरेक्टर इज मैडम सोसोस्ट्रिस, हु इज़ ए फॉर्च्यून टेलर। फॉल्स प्रोफेसी एंड स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस दिखाता है। उसके बाद के जो कैरेक्टर्स है द टाइपिस्ट एंड क्लर्क, वो एक मैकेनिकल इम्पर्सनल सेक्सुअल रिलेशनशिप दर्शाता है। फ्लेबस एंड द फोनिशियन जो है वो ड्राउन सेलियर है, रिप्रेजेंट्स मोरालिटी एंड द वार्निंग ऑफ द डेथ। फिशर किंग है जो एक मिथिक कैरेक्टर है, वो अंडरलाइंग मिथ्स का सिंबल है। इज बैरननेस कॉजेस स्टेरिलिटी ऑफ द लैंड। और यासिंथ गर्ल जो थंडर शेड में हमें देखने को मिलती है, सिंबल वो जो है वो सिंबल ऑफ प्योरिटी, मेमोरी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ रिन्यूअल जो है वो दर्शाता है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस हम देखें तो अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ, जहाँ से ये पोएम स्टार्ट होती। दीज फ्रैगमेंट्स आई हैव शॉर्ड अगेंस्ट माई र्यून्स। उसके बाद और फेमस लाइन है, आई विल शो यू फियर इन हैंडफुल ऑफ डस्ट। द रिवर स्वेट्स ऑयल एंड टार। हरी अप प्लीज, इट्स टाइम। What are the roots that clutch? What branches grow out of this stony rubbish? Datta, Dayadvam, Damyata, शांति ही शांति ही शांति। तो ये कुछ जो लाइंस थी वो इम्पोर्टेंट लाइंस थी फ्रॉम दैट पोएम। अगर हम मेजर सिम्बल्स जो है उसकी बात करें तो वेस्टलैंड है वो स्पिरिचुअल बैरनेस का सिंबल है। वाटर जो है वो डेथ, प्यूरिफिकेशन एंड रिबर्थ का सिंबल है। रॉक्स एंड डेजर्ट्स जो है वो स्टेरिलिटी एंड होपलेसनेस दर्शाता है। अनरियल सिटी जो है वो मॉडर्न एलियनेशन जो है वो दर्शाता है। थंडर डिवाइन रिविलेशन दर्शाता है। फायर डिस्ट्रक्शन एंड रिन्यूअल को सिम्बलाइज करता है। और ट्राइरेनियस जो है वो विजडम, नॉलेज, यूनिटी ऑफ अपोजिट्स जो है वो सिंबलाइज करता है। अगर हम
मेजर थीम्स देखें तो स्पिरिचुअल बैरनेस एंड कल्चरल डीके, alienation, loneliness and disillusionment, fragmentation of modern life and identity, loss of faith and moral breakdown, failed communication and meaningless relationship, death, destruction and impermanence, and search for meaning, renewal and redemption. जो मुक्ति की बात हम करते, तो ये सारी जो थीम्स है वो ये वर्क जो है वो दर्शाता है। टी.एस. इलियट के और भी जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है उसकी बात करें तो द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोक जो 1915 में पब्लिश हुआ था, द वेस्टलैंड 1922 में पब्लिश हुआ था, द होलो मैन 1925 में पब्लिश हुआ था, एश वेनेसडे 1930 में पब्लिश हुआ था, मर्डर इन द कैथेड्रल that was a play published in 1935, 4 quartets 1935 to 1942 तक ये लिखा गया था, ऑल पोशम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स 1939 और 1932 में उसके सिलेक्टेड एसेस भी पब्लिश हुए थे। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो हमें क्रोनोलॉजी के तौर पे याद रखने हैं, कई बार ये हमें पूछे जाते हैं। उसके इन्फ्लुएंस और लेगेसी की बात करें तो इलियट जो है उसने मॉडर्न पोएट्री और लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है उसको शेप करने का काम किया है। ही ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड राइटर्स लाइक W.H. Auden, टेड ह्यू, एलन गिन्सबर्ग एंड मैनी अदर्स। हिज आइडियाज कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस लिटरेचर, कल्चर एंड फिलोसॉफी। लेकिन इलियट का भी क्रिटिसिज्म हुआ है because he was considered obscure and difficult to understand. He was accused of elitism and excessive intellectualism. He was criticized for anti-Semitic attitudes in some writings, and he was seen as emotionally cold and pessimistic by some readers. So ये उसके criticism भी किया गया है। एप्रिसिएशन अगर देखें तो ग्रेटेस्ट मॉडर्निस्ट पोएट ऑफ द 20th century है। ही रेवोल्यूशनाइज्ड पोएटिक टेक्निक्स एंड लैंग्वेज। ही हैड अ profound intellectual depth and a cultural vision, and because of all these qualities Nobel Prize was awarded to him for his outstanding contribution to the literature. सो हम अगर क्विक क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन देखें उसकी लाइफ की तो 1888 में उसका बर्थ हुआ था। 1906 से लेकर 1909 तक उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी किया। 1914 में वो इंग्लैंड चला गया। 1915 में उसने प्रूफोक जो है वो पोएम पब्लिश उसकी हुई। 1919 में ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो है वो ऐसे उसका पब्लिश्ड हुआ। 1922 में कैनोनिकल टेक्स्ट द वेस्टलैंड वाज पब्लिश्ड। इन 1927 ही गॉट द ब्रिटिश सिटीजनशिप एंड एंग्लिकन कन्वर्ट हुआ वो। 1935 to 1942 he wrote 4 quartets and it was published. In 1948 he was awarded the Nobel Prize in Literature. In 1965 he died in London. So friends, I hope you have enjoyed this information regarding T.S. Eliot and especially the Westland. Thank you very much. We shall meet again with another topic in the next video. Till then, stay tuned. Thank you very much. Goodbye.